हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कक्षा 12वीं रसायन एल्किल हैलाइड के नामकरण और परिचय के बारे में पढ़ा था। इस बार हम एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण देखेंगे और उनके मैकेनिज्म को भी समझेंगे, उनकी अभिक्रियाओं के। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिर्फ देखने से ही आपको समझ में नहीं आएगा। मैं क्या बता रही हूँ आपको, वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना होगा, तभी आपको ये ठीक से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो हेलो एल्केन जो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है, उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहला होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि नाभिक रागी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है विलोपन अभिक्रिया और तीसरा है धातु के साथ अभिक्रिया। तो इसमें जो सबसे पहला वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाभिक स्नेही, जैसे कि आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है, ऐसे स्पीशीज अणु परमाणु या आयन जो कि नाभिक रागी होते हैं। नाभिक रागी का अर्थ यहाँ पर केवल ऐसे स्पीशीज से है जो धनावेश से आकर्षित होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और ये वहाँ पर अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात आंशिक रूप से धनावेश है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये एल्किल हैलाइड का, जिसमें हैलोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाते हैं और कार्बन परमाणु आंशिक रूप से धनावेशित हो जाता है। तो जो अटैकिंग रिएजेंट आएगा, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो आने वाला है, चूँकि वो नाभिक स्नेही है अर्थात उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात कार्बन परमाणु पर जाकर अटैक करेगा और कार्बन परमाणु से जाकर वह जुड़ जाएगा और हमारा जो हैलोजन परमाणु है वो बाहर निकल आएगा। तो ये इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। अब अच्छा, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वो सारे के सारे अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, जल, आयोडाइड, अमोनिया, एमाइड, द्वितीयक एमीन, साइनाइड, नाइट्रो, एसीटेटो आदि, ये जितने भी हैं जिनके पास भी जो या तो ऋणावेशित हैं या जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। परंतु इनमें से जैसे साइनाइड और नाइट्राइल जैसे समूह के पास 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं। तो ऐसा कोई भी समूह जिसके पास 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, उन्हें हम उभयदंती कहते हैं। जैसे साइनाइड में ये CN भी हो सकता है या NC भी हो सकता है। इसी प्रकार नाइट्राइल में ये ONO यानी कि नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है या फिर ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। तो नाइट्रो एल्केन और नाइट्राइड, इस प्रकार जिनमें 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, उन्हें हम उभयदंती नाभिक रागी कहते हैं। एम्बिगेंट यानी कि 2 रहेंगे इनके पास। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार आपको घूम फिर के पूछा जाता है। यदि आप इसे एक बार समझ लेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे और NCERT के क्वेश्चन में भी पूछा गया है और CG बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है कि जब आप एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तब एल्किल साइनाइड बनता है, लेकिन जब इसकी क्रिया आप पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। देखिए, जो पोटेशियम साइनाइड होता है ये आयनिक है। अब इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। जैसे कि ये रहा पोटेशियम साइनाइड और ये रहा सिल्वर साइनाइड। तो देखने में हमको दोनों के दोनों एक जैसे लगते हैं क्योंकि दोनों साइनाइड हैं, परंतु दोनों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हो, पोटेशियम जो है वो S ब्लॉक का एलिमेंट है और एक टिपिकल मेटल है, ये परम धातु है। मतलब धातुओं के जो भी गुण होते हैं उनका ये एक्सट्रीम दिखाता है। सब मतलब धात्विक गुण इसमें कूट कूट के भरे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसीलिए जब ये इसके साथ यौगिक बनाता है तो ये आयनिक होते हैं, अर्थात ये आसानी से पोटेशियम और साइनाइड आयन देता है। मतलब इनके बीच का बॉन्ड बड़ी आसानी से ब्रेक होता है। तो जैसे ही आप एल्किल हैलाइड में जब आप ये मिलाते हैं, देखिए RX एल्किल हैलाइड में जब पोटेशियम साइनाइड मिलाते हैं तो ये बड़ी आसानी से आयनित हो जाता है। तो कार्बन को मौका मिलता है सीधे यहाँ अटैक करने का और आपको मिलता है एल्किल साइनाइड।
राइट। परंतु जब आप सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो याद कीजिए, ये जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ये धातु तो है, परंतु ये उतना अच्छा धातु नहीं है जितना पोटेशियम है। तो कोई भी आयनिक बंध 100% आयनिक नहीं होता, और कोई भी सहसंयोजी बंध 100% सहसंयोजी नहीं होता। तो जैसे जैसे धात्विक गुणों में कमी आती जाती है, ये बंध आयनिक से सहसंयोजी होता जाता है। तो जब ये सहसंयोजी होता है तो ये बंध ब्रेक नहीं होना चाहता, मतलब सिल्वर और साइनाइड के बीच का बंध टूटना नहीं चाहता। तो जब आप एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड से कराते हो, तो चूंकि ये जल्दी से बंध तोड़ते नहीं हैं, तो कार्बन से पहले किसे मौका मिल जाता है, नाइट्रोजन को एल्किल ग्रुप के साथ बंध बनाने का। तो इसीलिए यहाँ पर आपको मिलता है आइसोसाइनाइड और यहाँ पर मिलता है आपको साइनाइड। अब ये चीज़ केवल साइनाइड में ही लागू नहीं होती, जो भी पोटेशियम के यौगिक रहेंगे वो पूर्ण रूप से आयनित रहेंगे, और जो भी सिल्वर के जो यौगिक रहेंगे वो थोड़े सहसंयोजी प्रवृत्ति के होंगे। तो ये सिल्वर और पोटेशियम वाला क्वेश्चन बार बार आएगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर से बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अल्कोहल का बनना, यदि आप इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा गर्म करने पर। जैसे कि देखिए यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड लिया गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए, गर्म किया तो आपको पोटेशियम ब्रोमाइड मिला और साथ में अल्कोहल। जब आप मेथिल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तब आपको अगेन अल्कोहल और सिल्वर आयोडाइड मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये उभयधर्मी वाला नहीं है, इसमें केवल एक ही नाभिक रागी केंद्र है। इसीलिए यहाँ पर ऐसी संभावना नहीं है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड में जैसे उल्टा हो जा रहा था, वैसे यहाँ पे कोई संभावना नहीं है। इसलिए यहाँ भी अल्कोहल मिलता है, यहाँ भी। ये जरूर हो सकता है कि ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट रहेगा और ये रिएक्शन थोड़ा स्लो रहेगा। इसका और उदाहरण देखते हैं। ईथर का बनना, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये नेम्ड रिएक्शन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हेलो एल्केन होते हैं वो सोडियम में पोटेशियम के एल्केक्साइड के साथ क्रिया करके ईथर बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए RX प्लस NaOR, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, तो दोनों का एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और सोडियम हैलाइड बाहर निकल आता है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स जरूर बनाइएगा। और सिमिलरली यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो भी आपको ईथर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक, ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, एल्किल साइनाइड का बनना। अगर आपको एल्किल साइनाइड चाहिए तो आपको किससे क्रिया करानी पड़ेगी, पोटेशियम साइनाइड के साथ, ये देखिए। और यदि आप पोटेशियम साइनाइड से क्रिया नहीं कराओगे, तो सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराओगे, तो नीचे आप देखिए चौथे नंबर पे आपको आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। देखने में दोनों एक ही तरह के दिखते हैं, लेकिन कारण मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया और समझाया। अब एक खास बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करते हो, तो जो आपको एल्किल ग्रुप जिसके साथ आप क्रिया करा रहे हो, जिस एल्किल हैलाइड, उसमें जितना कार्बन है, उससे जो नया प्रोडक्ट आपको मिलता है उसमें एक कार्बन बढ़ा हुआ मिलता है। यहाँ पर देखिए केवल एक ही कार्बन है और यहाँ पर आप देखिए 2 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर सेम चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि पोटेशियम साइनाइड से क्यों साइनाइड बनता है और सिल्वर साइनाइड से क्यों आइसोसाइनाइड बनता है, तो ये उसका कारण है क्योंकि ये आयनिक है तो आसानी से बंध टूटता है। और ये देखिए, ये जो कार्बन है ये एल्किल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करता है और सीरीज आपको साइनाइड की मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये जल्दी से बंध नहीं टूटता, इसीलिए देखिए नाइट्रोजन जाके अटैक कर रहा है और इसलिए आपको आइसोसाइनाइड मिल रहा है। इसी प्रकार नाइट्राइल में भी अगर आपको एल्किल नाइट्राइट चाहिए तो आपको पोटेशियम वाले यौगिक से क्रिया कराना पड़ेगा, और यदि आपको नाइट्रो एल्केन चाहिए तो आपको सिल्वर वाले से। कारण यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि ये वाला अधिक आयनिक रहेगा, ये वाला थोड़ा सहसंयोजी प्रवृत्ति का रहेगा। तो आयनिक होने की वजह से ये आसानी से यहाँ से बॉन्ड इसका ब्रेक होगा, यानी कि पोटेशियम आयन और यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये आसानी से एल्किल ग्रुप पर अटैक करके अटैच हो पाएगा और आपको एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होगा। जबकि सिल्वर वाले कंपाउंड में ये एक कम आयनिक, या कह सकते हैं कि थोड़ा सहसंयोजी प्रवृत्ति होने की वजह से ये बंध ईजिली ब्रेक नहीं होता और नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर को मौका मिलता है कि वो
एल्किल हैलाइड पर जाके अटैक करे और इस तरह आपको नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर इसका मैकेनिज्म भी नीचे में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है हाफमैन अमोनोलिसिस। तो जब हेलो एल्केन को एथेनॉलिक विलयन में अमोनिया के साथ 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो आपको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन और साथ में चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्रोमो एथेन लिया गया है और अमोनिया से क्रिया करा रहे हैं। तो अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है जिसमें का एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ क्रिया करके HBr बनाता है और आपको प्राथमिक एमीन यानी कि ये आपको प्राप्त हुआ है एथिल एमीन। इसके बाद सेकेंड में क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट बना आपका प्राथमिक एमीन वो पुनः एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करता है और हेलोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और आपको द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। फिर ये तीसरे हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करता है और तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। लास्ट में अब रिप्लेस करने के लिए कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता तो यह आपको चतुष्क लवण के रूप में प्राप्त होगा। तो इन सारे प्रोडक्ट का मिश्रण आपको ओवरऑल प्राप्त होता है। ये हाफमैन अमोनोलिसिस कहलाता है। और इसके बाद एक लास्ट अभिक्रिया है फिंकलस्टीन अभिक्रिया। ये चूँकि नेम्ड रिएक्शन है तो आप इसमें कोई भी रिएक्टेंट को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्लोरोएथेन पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करके आयोडो एथेन बना रहा है। यहाँ पर आपको आयोडो प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए एसीटोन की उपस्थिति में पोटेशियम आयोडाइड से क्लोरो एल्केन की क्रिया करानी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसका मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 2 प्रकार का होता है। एक है आपका SN2 और दूसरा है SN1। अब यहाँ पे हर संकेत का अर्थ है। S का अर्थ है सब्स्टिट्यूशन, N का अर्थ है न्यूक्लियोफिलिक, 2 का अर्थ है बाईमॉलिक्यूलर, अर्थात दर निर्धारक पद में 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। SN1 का अर्थ है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, अर्थात दर निर्धारक पद में 1 अणु होगा। इसका अर्थ ये भी है कि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसे हम उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे SN2 रिएक्शन के लिए हम क्लोरोमेथेन लेते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ इसकी क्रिया कराते हैं। तो जैसे कि ये बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये आपको प्रयोग के द्वारा रिजल्ट से प्राप्त पता चलता है कि इसकी अभिक्रिया की कोटि 2 है। रिएक्शन से आप नहीं जान सकते अभिक्रिया की कोटि को। तो दर निर्धारक पद में 2 अणु भाग लेते हैं जिसमें एक क्लोरोमेथेन होता है और एक हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार होती है इसे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोक्साइड आयन अटैकिंग ग्रुप है और यहाँ पर ये हम क्लोरोमेथेन लिए हुए हैं, रिएक्टेंट है। तो ये जो अटैकिंग ग्रुप है ये जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ये आपको पता है न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कार्बन एटम ही है जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि ये क्लोरीन से जुड़ा है। तो क्लोरीन विद्युत ऋणी होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये आंशिक रूप से धनावेशित है, परंतु ये पीछे से जाके अटैक करता है। यहाँ पे जो क्लोरीन का परमाणु है ये बड़े आकार का होने के कारण ये सामने से जाके अटैक नहीं करेगा बल्कि ये बैक साइड से अटैक करता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जाके जुड़ जाता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो ये जो अवस्था है ये अत्यंत अस्थायी होती है और तुरंत ही यहाँ पर से क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है लिविंग ग्रुप के रूप में और आपको प्रोडक्ट अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। परंतु यहाँ पर इन्वर्जन हो जाएगा बिल्कुल उस तरीके से जैसे छतरी आप सब लोगों ने देखी खुली हुई छतरी, और यदि उल्टी दिशा में हवा है तो ये उल्टा हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर आप देखिए नीचे मैंने डायग्राम भी बनाया है। अल्कोहल को ब्लैक और ग्रीन कलर के स्केच पेन से बनाया है और जबकि मेथिल क्लोराइड में कार्बन ब्लू कलर से, हाइड्रोजन ब्लैक और क्लोरीन को पिंक कलर से बनाया। तो क्लोरीन का आकार बड़ा बनाया है क्योंकि उसका आकार बड़ा है। तो ये सामने से जाके अटैक नहीं करता, पीछे से करता है। तो आप देखिए मेथेनॉल का जो अणु है आपको वो इन्वर्टेड यानी कि प्रतिपन्न होके मिलता है, उल्टा हो जाता है त्रिविम में इसका विन्यास जो है। तो SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए अणु के विन्यास का इन्वर्जन यानी कि प्रतिपन्न हो जाता है। मेथिल हैलाइड सबसे आसानी से और शीघ्रता से SN2 रिएक्शन देता है। अब ये क्यों देता है सबसे आसानी से SN2 रिएक्शन? क्योंकि इसमें केवल 3 छोटे हाइड्रोजन है तो आसानी से इसको पीछे से अटैक करने का मौका मिलता है और ट्रांजिशन स्टेट बनाने का मौका मिलता है। परंतु जैसे जैसे प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, तो ये बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े आकार के अणु आ जाते हैं, अणुओं का समूह आ जाता है, परमाणुओं का समूह आ जाता है। तो त्रिविम प्रभाव वहाँ पर प्रभावी होने लगता है, ये पीछे से आके अटैक नहीं कर पाते। तो फिर यहाँ पर ये SN1 रिएक्शन प्रेफर करते हैं। अगर हम इसे नंबरिंग में शो करें तो आप देखिए कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक में ये जो प्राथमिक ये जो सिंपल हेलो एल्केन है वो उसके लिए मार्किंग यहाँ पे 30 की गई है।
जबकि प्राथमिक में ये 1 हो जाता है, द्वितीयक में 0.02 हो जाता है और तृतीयक में SN2 रिएक्शन ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करता और ये SN1 मैकेनिज़्म के लिए जाता है। तो SN1 मैकेनिज़्म क्या है इसको भी समझ लेते हैं। SN1 मैकेनिज़्म जो है वो सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जैसे कि जल, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि में संपन्न होती है और ये प्रथम कोटि की बलगतिकी का अनुसरण करती है, अर्थात अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक रहेगी, दर निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेट इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ टर्शरी एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देखिए, एक से पहले जनरलाइज रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें तृतीयक एल्किल ब्रोमाइड से आपको अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। ये 2 पदों में पूर्ण होती है, ध्यान दीजिएगा। SN2 एक पद में होता है जबकि SN1 2 पद में होता है। तो ये जो 1 और 2 है वो स्टेप का नंबर नहीं है, वो अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है। तो पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होता है और कार्बोकैटायन यानी कि कार्बन के ऊपर धनावेश आ जाते हैं, कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। तो तृतीयक जो एल्किल हैलाइड है वो कार्बोकैटायन को स्थायित्व प्रदान करता है अति संयुग्मन प्रभाव के कारण। तो इसीलिए ये तृतीयक, द्वितीयक ये सब जो हैं SN1 रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। और सेकंड स्टेप में देखिए OH आके अटैक करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर पीछे साइड से अटैक करने का कोई चांस नहीं है क्योंकि यहाँ पर से ब्रोमाइड आयन हट चुका है। तो OH जो है वो वहीं पे जाके जुड़ता है जहाँ पर ब्रोमाइड आयन मौजूद था और इस प्रकार आपको ठीक वैसा ही अणु प्राप्त होता है जैसा पहले रहता है, मतलब अणु का प्रतिपन नहीं होता, इन्वर्जन नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में जो SN1 और SN2 का है, यहाँ पर से कई सारे रीजनिंग क्वेश्चन निकलते हैं। ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन SN1 रिएक्शन देगा, कौन SN2 देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तृतीयक जो है वो हमेशा SN1 रिएक्शन को प्रेफर करता है और जो प्राथमिक है वो SN2 रिएक्शन को प्रेफर करता है। इसके लिए आपको अति संयुग्मन, अनुनाद, ये सब चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए। अब ये मैंने अभी आपको विन्यास बताया था। तो विन्यास का क्या अर्थ होता है? त्रिविम में कार्बन से जो क्रियात्मक समूह जुड़े रहते हैं उनकी व्यवस्था को ही हम त्रिविम विन्यास कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए एक कार्बन है, ये किरल कार्बन है। किरल इसलिए क्योंकि इसमें देखिए चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु के द्वारा फुलफिल हो रही है। तो जब हम इसका दर्पण के सामने इसका प्रतिबिंब लेते हैं तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? दर्पण प्रतिबिंब कहलाते हैं। इनएंशियोमर बोला जाता है। तो देखिए ब्रोमीन का वहीं पे आ रहा है, आयोडीन का वहीं पे आ रहा है, क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट हो गए और हाइड्रोजन जो है वो बैक साइड चला गया। यहाँ पर आप देखिए ये ब्रोमीन के साथ जो जुड़ा है और आयोडीन अणु के साथ, परमाणु के साथ जो जुड़ा है उसे मैंने डैश से दर्शाया है, हाइड्रोजन वाले को टूटी हुई लाइन से और इसको सॉलिड लाइन से। तो ये यहाँ पर ये सारे इक्वल नहीं है। जो हम लोग नॉर्मली जो लिख देते हैं ना लाइन बना के चारों वैलेंसी, वैसा होता नहीं क्योंकि हमको पता है sp3 संकरण है। तो इसका त्रिविम में जो आकार है, ज्यामिति है, वो चतुष्फल की होती है। तो इसीलिए ये सब एक ही प्लेन में नहीं है प्रेजेंट, एक ही प्लेन में नहीं है, इसीलिए इसको इस तरह से दिखाया गया। तो ब्रोमीन और आयोडीन एक प्लेन में हुए, क्लोरीन जो है वो सामने की ओर और हाइड्रोजन जो है वो पीछे की ओर, इसलिए इसको इस तरह से दर्शाया गया। एक और पॉइंट यहाँ पे बताने योग्य है कि एलिलिक यानी कि जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो और बेंजिलिक हैलाइड जो हैं वो SN1 रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। कारण यहाँ पर वही है कि ये अनुनाद दर्शा सकते हैं और अनुनाद के कारण जो कार्बोकैटायन है वो स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो जहाँ पे भी कार्बोकैटायन स्थायी होगा वो SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे का भाग मैं बहुत जल्द ही अपलोड करूँगी और आपके काम के वीडियोस के अपडेट पाने के लिए आप जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।